छोटे छोटे कदम भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे कदम भी हमें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बस शर्त ये है कि निरंतर चलते रहो। शर्त ये है कि निरंतर चलते रहो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट के 3 डेज हम फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। पहले भी मैंने कहा है, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। ऑलरेडी एक यूनिट विद एमसीक्यूज या एक चैप्टर कह लो विद एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके थे फिजिक्स का। दैट इज मोशन इन प्लेन। आई होप जो थ्योरी आपको करवाई गई, आई होप जो एमसीक्यूज आपको दिए गए वो आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं। मैंने पहले भी कहा है, थ्योरी एक बार पढ़िएगा, एमसीक्यूज कम से कम 3 बार पढ़िएगा। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एमसीक्यूज। लेकिन एमसीक्यूज आने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, लेकिन थ्योरी एक बार पढ़े, बस उसको याद करने की जरूरत नहीं होती है। थ्योरी पढ़े, थोड़ा सा देखें क्या 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 है, उसके बाद उसके एमसीक्यूज लगवाएं। क्योंकि थ्योरी आपका एग्जाम क्लियर नहीं करवाएगी, एमसीक्यूज करवाएंगे, इस बात को याद रखना। आज की इस क्लास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, या ऐसा कह लीजिए हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में। हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में, और इसके साथ साथ लॉज ऑफ मोशन। इसके साथ साथ लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ टाइप हो चुकी है। तो पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जैसे मोशन इन प्लेन से बनते थे। कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलो भाई, शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। सबसे पहले मैं बात करूंगा फोर्स की। फोर्स क्या होती है, सिर्फ फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। फोर्स क्या होती है? यह एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। फोर्स क्या होती है? एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है। आप ऐसा कह लीजिए कि बाहर से जो कोई फोर्स लगी, इट इज एन एक्सटर्नल, बाह्य इफेक्ट कोई ये है, ये होता है फोर्स। आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? इट इज डिनोटेड बाय एफ। इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आप अच्छे से जानते हैं, एक्सेलरेशन प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस यूनिट में बड़े डिटेल से मैंने पढ़ा दिया था। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, हर टाइप की एक्सेलरेशन बताई है। ये होता है फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? MLT-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, पता होना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इसकी न्यूटन होगी एसआई सिस्टम में, याद रखना। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट न्यूटन होगी। और इसकी यूनिट डाइन भी होती है, किसमें? सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट होती है, जिसे आप कह सकते हैं, जैसे मास का क्या बना? केजी। लेंथ का क्या बना? मीटर। टाइम का क्या बना? सेकंड की पावर -2। तो ये 3 यूनिट्स मैंने आपको बता दी, तीनों आपको याद रखनी है। ये बात की मैंने किसकी? एन एक्सटर्नल इफेक्ट की, जिसे कहते हैं फोर्स। फोर्स मेजरली हमारे सराउंडिंग में 2 टाइप की होती है। जी हाँ। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप है, बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 फोर्स होती है बैलेंस्ड फोर्स। फोर्स होती है बैलेंस्ड फोर्स। और नंबर दूसरा जो है वो होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसा इनका नाम वैसे ही ये फोर्सेस हैं। मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब मेरा, जैसे बैलेंस्ड फोर्स, भाई बैलेंस्ड फोर्स ऐसी फोर्स होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मान लो यहाँ पर मैं खड़ा हूं, ऐसा ही मेरे जैसा ही कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसके जितना जोर मेरे अंदर, उसके अंदर उतना जोर। हम मान लो रस्सी खींच रहा हूं, मैं इस तरफ खींच रहा हूं, यहाँ वाला बंदा इस तरफ खींच रहा है, हमने दोनों ने रस्सी खींच दी। और बैलेंस्ड फोर्स क्या होगी? अगर जितना जोर मैंने लगाया है, उसने भी उतना ही जोर लगाया है, उससे क्या होगा? रस्सी एक जगह रहेगी, हम दोनों एक जगह रहेंगे, यानी कि फिक्स रहेंगे। अगर इन केस मान लो यहाँ पर थोड़ा मेरे से हेल्दी बंदा है, मैं इस तरफ उससे मान लो थोड़ा कमजोर हूँ, मैंने कम जोर लगाया और इसने ज्यादा जोर लगाया, तो रस्सी इस तरफ आ जाएगी, उसके साथ मैं भी इस तरफ आ जाऊंगा। तो ये होगी अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होगी? भी जिस फोर्स ने ना बैलेंस कर दिया है चीजों को, वो बैलेंस्ड फोर्स हो गई।
ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो जीरो होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं होता। इस तरीके से जो है चीजें आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। थ्योरी आपको इसलिए बताई जाती है कि उसकी बेसिक्स आप समझ लें, जैसे कि कल एमसीक्यूज में हुआ, आए थे सारे एमसीक्यूज हमारी थ्योरीज के ऊपर, लेकिन फिर भी एक दो एमसीक्यूज ऐसे आए ना बीच में जो हमसे सॉल्व नहीं हुए। आराम से ना, अब आपको ये भी आइडिया लगेगा कि थ्योरी पढ़नी तो है, लेकिन किस पर्पज से आपने थ्योरी पढ़नी है, इसको अपने मन के अंदर जाने देना है। समझो व्हाट इज बैलेंस फोर्स। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊं क्यों। इसलिए कि अगर एमसीक्यूज हमारे पढ़े हुए एमसीक्यूज ना आए, टॉपिक के ऊपर बेस्ड आए, तो आपको पता हो, इसलिए थ्योरी पढ़ी जाती है। तो थ्योरी पढ़ने का ना मोटो क्लियर होना चाहिए। देखो, जो बैलेंस्ड फोर्स होती है इसमें जो रिजल्टेंट होगा सभी फोर्सेस का, वो क्या होगा, जीरो होगा। मैंने कहा ना, रिजल्टेंट फोर्स यहां पर जीरो होगी, और अनबैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स कैन नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अब यहां से आपको आइडिया लग गया। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, इसको मैं खींच रहा हूं, मान लो अगर इस ये जो ढक्कन है ना, इसको मैं खींच रहा हूं, अभी मैंने सिर्फ इतना जोर लगाया है, ये खुल नहीं रहा, यानी कि इस जो टाइट है ना, यहाँ पे लॉक लगा होता है, उसकी वजह से ये जो मैंने फोर्स लगाई, यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो हो रहा है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर अब मैं जोर ज्यादा लगा दूं, ये देखो, ज्यादा जोर लगा दिया, मतलब ये ओपन हो गया, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि बैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। सिंपल याद रखना, इसमें जीरो होगा, इसमें ऊपर भी हो सकता है, इसमें नीचे भी हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस्ड फोर्स शेप के से क्या फर्क पड़ेगा इसका, स्टेट के ऊपर। इट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। सिंपल ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो यहाँ पे कोई और है, उसने मुझे धक्का दिया, लेकिन फोर्स बैलेंस है, क्या वो मेरी स्टेट को चेंज कर पाएगा? अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं तो रेस्ट में रहूंगा, तभी तो वो बैलेंस्ड फोर्स है। तो ये याद रखना, इट कांट चेंज स्टेट, ये स्टेट चेंज नहीं कर सकते, और इट कैन स्टेट चेंज स्टेट मतलब, अगर मैं रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में रहूंगा, मुझे किसी ने धक्का दिया, मैं आगे गिरा, तो मेरी स्टेट चेंज हो गई ना। किस वजह से? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। इसके बाद एक और पॉइंट, सेप। आप मुझे बताओ सेप, आप मुझे बताओ सेप, पहले बताओ मुझे बैलेंस्ड फोर्स का, क्या बैलेंस्ड फोर्स शेप चेंज कर सकती है? ऐसे क्वेश्चन ना एमसीक्यू की फॉर्म में इस तरीके से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में, कि बैलेंस्ड फोर्स के लिए इन चार ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मुझे बताओ, शेप के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स का क्या फर्क पड़ेगा? अनबैलेंस्ड का तो हमें पता लग गया, इट चेंज द शेप, इट चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, इट चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। यहां पर याद रखना, बैलेंस्ड फोर्स भी शेप चेंज कर सकती है। इट कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी, इट कैन आल्सो चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बस हमें लगता है कि ये शेप चेंज नहीं कर पाएगी, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स भी शेप चेंज कर सकती है, तो इस बात का खास ख्याल रखना। अभी तक मैंने सिर्फ इस फर्स्ट वर्ड का मीनिंग आपको बताया, फोर्स। इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट। एक बार डाइट में यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि फोर्स की गिवन चार ऑप्शन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, जिसमें ये स्टेटमेंट लिखी गई थी कि इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट। व्हाट इज अ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशनल फार्मूला MLT माइनस दो, यूनिट न्यूटन एसआई सिस्टम में, डाइन सीजीएस सिस्टम में, और किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस दो, ये भी एसआई सिस्टम में। एक न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। दो टाइप्स की फोर्स होती है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बैलेंस में रिजल्टेंट जीरो होता है, यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो नहीं होता। इट कांट चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। और इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ये शेप चेंज कर सकती है, ये भी शेप चेंज कर सकती है। मुझे अब आपसे यस चाहिए, क्या फोर्स क्लियर हो गई? जितने मैंने पॉइंट लिखवाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक चीजें क्लियर?
बताओ। मीनाक्षी ठीक है। आयुषी ठीक। एक और एस्पिरेंट्स अभी है ना लाइव में? क्या चीजें क्लियर हो गई? बताओ। मैसेज का बॉक्स होगा, आई थिंक आप न्यू है ना? तो जब भी हम अगर आपसे कुछ पूछें, बीच बीच में पूछा जाएगा तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? तभी ये चीजें याद रहेंगी। चलो भाई। तो यही चीजें मैंने यहां पर लिखी है, एक सेकंड दीजिएगा। यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, देख लेंगे इनको, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। एक सेकंड है ना, नजर मारो तब तक जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, नजर मारो, पढ़ो। चलो भाई, देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने आपको बोला डिफाइनिंग अ फोर्स, फोर्स हमने बोला, ठीक है? इट इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल हो सकता है, ठीक है, जो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, ठीक है भाई, इससे ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, ना तो डेफिनेशन से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखो, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, डायमेंशनल फार्मूला mLT-2, यूनिट न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस में डाइन और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन। जो मैंने पढ़ाया वही मैंने टाइप करके लिखा है, ताकि बाद में पीडीएफ से पढ़ना आपको आसान हो जाए। आगे चलो भाई। मैंने कहा कि दो टाइप की होती है फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इज दैट क्लियर? जहां पर बैलेंस्ड फोर्स में रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होता है, अनबैलेंस्ड में रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट जीरो होता है। इफेक्ट ऑन मोशन, कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इट मस्ट चेंज द। और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ शेप, देखो बैलेंस्ड फोर्स भी शेप चेंज कर सकती है, अनबैलेंस तो चलो कर सकती ही है। तो ये अभी तक हमने काम पढ़ा, इतना काम अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है? अब मैं आपको आगे लेकर चलूंगा, जो मेजर इंपॉर्टेंट है, जहां से इस चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ, ये जो भी फोर्स हमने पढ़ी ना, आना होगा क्वेश्चन आ सकता है, वैसे बड़े कम चांस है, 100% क्वेश्चन आता है इससे हर पेपर में। क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो भाई, सबसे पहले ना मैं मोशन के बारे में ऐसे ओवरव्यू दूंगा, फिर पीपीटी से हम देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बड़े आराम से ना समझने की कोशिश करना, लिखने पे ज्यादा जोर मत देना, पीपीटी आएगी आपको पता ही है, समझने पे जोर देना। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी हमेशा, अनलेस और अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब क्या हुआ? सिंपल भाषा में समझो, अगर ये डस्टर, इट इज एन ऑब्जेक्ट, अगर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, अनलेस और अनटिल इसके ऊपर मैं कोई बाहर से फोर्स ना लगाऊं। बाहर से फोर्स लगी, मोशन में आया, अदरवाइज ये रेस्ट में रहेगा। दूसरा क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे ये पेन है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, अनलेस और अनटिल इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना लगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैंने बॉल को लात की मारी, मैंने फोर्स लगा दी, बॉल किसी मतलब चल पड़ी, वो बॉल आगे चल पड़ी, बॉल आगे। अब इसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि भाई अगर वो मोशन में हो वो तो मोशन में रहनी चाहिए, लेकिन बॉल तो रुक जाती है। बॉल क्यों रुकती है? बता। और ये लॉ है, लॉ मतलब हर एक तरीके से प्रूव होता है, तो ये तो अप्लाई होना चाहिए, बॉल तो रुकनी ही नहीं चाहिए, बॉल क्यों रुकी? बताओ मुझे, बताओ, बॉल क्यों रुकी? जबकि न्यूटन पहले लॉ ने तो कह दिया भाई कि अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो तो मोशन में रहेगी। बॉल क्यों रुकी? सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? अनलेस और अनटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अब आप मुझे बताओ, उसके ऊपर मैंने चलो ये हिंट भी दे दी कि उसके ऊपर ना बाहर से कोई फोर्स लगी जो उसको रोक रहा है। जैसे ये पेन मैंने फेंका,
रुका ना सम पॉइंट पे आके, भले ही मैंने कैच कर लिया लेकिन रुकेगा, ऐसा नहीं है कि चलता जाएगा। जबकि पहले लॉ ने कहा था कि ये अगर मोशन में है तो ये हमेशा मोशन में रहेगा, लेकिन ये तो रुका। मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगी, आप मुझे बताओ उस फोर्स का नाम। या तो फुटबॉल था, उसको लात के मारी, वो तो मोशन में रहना चाहिए लेकिन वो रुका। मैंने अब आपको एक हिंट दे दी कि उसके ऊपर बाहर से फोर्स लगी, उसको रोकने के लिए, तभी वो रुका, अदरवाइज वो कभी नहीं रुकता। कौन सी फोर्स लगी? 2-3 टाइप की फोर्स लगती हैं। नंबर 1 फोर्स लगी उसके ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स, ग्राउंड है, ऐसे जाएगी बॉल, रुकेगी। नंबर दूसरी फोर्स कौन सी लगेगी? अगर वो हवा में है तो एयर फ्रिक्शन लगेगा, उसकी वजह से बॉल रुकेगी। नंबर 3 सबसे बड़ी फोर्स हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ भी तो खींचेगी उसको, इसलिए वो चीजें रुकती हैं, इसलिए वो चीजें रुकती हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन ने कहा कि अगर कोई रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, मोशन में है मोशन में रहेगा, अनलेस अंटिल बाहर से कोई फोर्स ना लगे। समझना कॉन्सेप्ट को, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब मैंने बोला अगर भाई क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, उसको लात के मारी, वो तो मोशन में आ गया, नो डाउट, लेकिन वो रुका क्यों? एक्सटर्नल फोर्स लगी, कौन कौन सी? ग्रेविटेशन लगी, एयर फ्रिक्शन लगी, हमारी ग्राउंड फ्रिक्शन लगी। ठीक है, तो ये 3 फोर्स तो सामने सामने लग गई, तो इसलिए वो बॉल रुक जाती है, इसलिए वो बॉल रुक जाती है। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 2 एग्जांपल मैं दे दूंगा, एक आधा एग्जांपल आप दे देना। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या एग्जांपल होगा? सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको दूं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हेन वी हिट द कारपेट। हिट द कारपेट, ठीक है, या तो मैट आप इसको लिख दो। ठीक है, कोई भी मैट को जब हम स्टिक से हिट करते हैं, हाथ से हिट करते हैं, पांव से हिट करते हैं, धूल बाहर आ जाती है। किस वजह से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। क्यों? अब भाई ये कारपेट थी, इसको मैंने मारा, कारपेट तो मूव कर गए, लेकिन डस्ट पार्टिकल तो उसी पोजीशन पे रहे, इसलिए वो डस्ट पार्टिकल अलग हो गए। एक एग्जांपल आप मुझे दो, और अब देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा, बताओ। एक एग्जांपल आप मुझे दो, मोस्ट कॉमन एग्जांपल पढ़े भी हैं अपने। बोलो, एक एग्जांपल आप मुझे दोगे। और ये हमारा पहला लॉ हो गया, 1 नंबर आपका पक्का है, 1 नंबर पक्का है। बताओ बताओ बताओ। चलो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बस सडनली स्टॉप। हम बस के ऊपर है, एकदम से ब्रेक लगी, हम कहाँ गिरेंगे? आगे की तरफ गिरेंगे। बुक लाइंग ऑन टेबल अंटिल यू पुश इट। हाँ कह सकते हैं आप, ये भी है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई बुक पढ़ी है तो भाई वो पढ़ी हुई है, सो पढ़ी हुई है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर जो चीजें लिखवाऊंगा वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगी, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के न्यूमेरिक एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं, और मोस्ट कॉमनली यही दिए जाते हैं जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। जैसे बस सडनली स्टॉप, बस में चले हैं, ब्रेक लगी, एकदम से आगे गए, किस वजह से? भाई हम थे मोशन में, हम थे मोशन में, बस तो रुक गई, लेकिन बॉडी क्या होगा? टेंड्स टू कीप इन मोशन। बस तो रुक गई, हमारी बॉडी तो मोशन में थी, वो भी मोशन में रहनी चाहिए। जैसे ही बस रुकी हम आगे। एक और एग्जांपल, अब ऐसा ही कोई एक फेमस एग्जांपल कोई और मुझे बताओ आप, सोचो। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के? रिज मैदान के ऊपर घोड़े के ऊपर कभी बैठे, अगर घोड़ा आगे चला, हम एकदम से पीछे की तरफ जर्क लगता है, किस वजह से? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। तो ये कुछ चीजें हैं जो न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड है करती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक मजेदार बात बताऊं, यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। चलो भाई, आपको एक क्वेश्चन देता हूं। व्हेन वी हिट द कारपेट, डस्ट पार्टिकल रिमूव, डस्ट पार्टिकल रिमूव। ठीक है, आप मुझे आंसर करना, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं, 3-4 आंसर लिख रहा हूं, मजेदार बात है।
यहां से ना आपके दिमाग के पेज खुलेंगे। और ठीक है, ऑप्शन ए, आपने मुझे बताना कि जब हम कारपेट को हीट करते हैं, डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं, ये किस लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो आप अच्छे से जानते हैं, एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरा, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिमाग चकराया कि सर अभी तो आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चिल्ला रहे थे तब से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन में तो डाला ही नहीं, ऑप्शन में तो डाला ही नहीं। ऐसा हो चुका है टाइट एग्जाम में, ऐसा हो चुका है टाइट एग्जाम में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिट द कारपेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस सडनली स्टॉप। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हॉर्स सडनली जंप फॉरवर्ड, मतलब हॉर्स एकदम से आगे चल पड़ा है, उसने जंप मार दिया, आप पीछे गिर गए। किसकी वजह से? आपने तो पढ़ा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लो भाई, ऑप्शन में दिया ही नहीं मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और ऐसा हो चुका है टाइट एग्जाम में, ऑप्शन में ही नहीं आया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से एक नई चीज और सीखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है पहला लॉ, बहुत क्वेश्चन बने हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं टाइट एग्जाम में, तो पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। तो क्या कहा मैंने? लॉ ऑफ इनर्शिया भी किसे कहा जाता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। अब ध्यान से सुनना, इस लॉ ऑफ इनर्शिया के तीन पार्ट, इस लॉ ऑफ इनर्शिया के तीन पार्ट कौन कौन से? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, दूसरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक तो बिल्कुल ठीक था, हमें पता लग गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, मोशन में है, मोशन में रहेगी। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, भाई एग्जाम में लेवल हल्का हल्का बढ़ रहा है, तो आपको अब उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सिंपल डेफिनेशन याद रख के कोई काम नहीं होगा। एग्जामिनर ये ऑप्शन देगा ही नहीं आपको, क्योंकि उसको भी पता है सभी बच्चे ना इसको पढ़ के आते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ते। इसलिए एग्जाम में ऑप्शन आपको ये मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे एग्जाम में ऑप्शन आपको। अब हमें पता होना चाहिए कि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल मत घबराओ, बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का पता क्या मतलब हुआ? एक चीज तो क्लियर होगी कि पहला लॉ है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि अगर मैं मोशन में हूं, मेरी टेंडेंसी हमेशा मोशन में रहने की होगी। अगर मैं मोशन में हूं, मेरी टेंडेंसी हमेशा मोशन में रहने की होगी। मैं समझाऊंगा एग्जांपल देके। अगर मैं रेस्ट में हूं, मेरी टेंडेंसी हमेशा रेस्ट में रहने की होगी। आप बोलोगे सर थोड़ा सा और समझाओ। लो भाई एग्जांपल लो अब। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में रहना पसंद करूंगा। मतलब अगर मैं बस के ऊपर बैठा हूं, बस चली हुई है, मैं मोशन में हूं बस के साथ साथ, मैं मोशन में हूं बस के साथ साथ। बस वाले ने एकदम से ब्रेक मारी, मेरी टेंडेंसी क्या थी? मोशन में रहने की, लेकिन बस तो रुक गई। मेरी जो लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है सीट के ऊपर, वो भी रुकेगी एकदम से। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट है ना हमारे शरीर का, जिससे हम देखो ऊपर नीचे हो पाते हैं। मेरी अपर बॉडी अभी भी मोशन में रहेगी और आगे चली जाएगी। इसलिए जब हम बस में होते हैं या बस में हम खड़े होते हैं तो पांव कांटेक्ट के साथ होते हैं, सीट पे बैठे होंगे, देन हमारे लोअर बॉडी कांटेक्ट में होगी बस के साथ। बस सडनली स्टॉप हुई, लेकिन हमारी टेंडेंसी तो मोशन में रहने की थी, हम आगे चले गए। किसके वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ना तो एग्जामिनर ये ऑप्शन देगा, ना तो ये देगा, वो देगा ये तीन ऑप्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो समझना कब मोशन होगा, कब रेस्ट होगी। अगर मैं सिंपल भाषा में समझो, मोशन में हूं, मैं मोशन में रहना पसंद करूंगा। अब घोड़े के ऊपर बैठे हैं, गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे, एकदम से मोटरसाइकिल आगे चल पड़ी, घोड़ा हमें पीछे धक्का लगेगा। मतलब मैं था रेस्ट में, मेरी टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की।
मेरी टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की। अब अगर घोड़े पे बैठे हैं तो लोअर बॉडी कांटेक्ट में है, घोड़ा आगे चला, लोअर बॉडी आगे चलेगी। लेकिन बॉडी तो रेस्ट में थी, इसकी टेंडेंसी रेस्ट में होनी चाहिए। तो जैसे ही लोअर बॉडी आगे गई, मुझे पीछे धक्का लगेगा। किसकी वजह से? इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं बोलेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है। अब होगा इनर्सी ऑफ रेस्ट की वजह से। चलो भाई, इनर्सी ऑफ मोशन भी समझ आ गया, इनर्सी ऑफ रेस्ट भी समझ आ गया। अब एक और, ये सर फिर इनर्सी ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्सी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल सा भाषा में मतलब समझाता हूं। जैसे ये टायर है, ठीक है, ये हमारे पास टायर है, ठीक है, टायर है। जब ये घूमता है, इसके ना नीचे से मान लो कीचड़ निकल गया, कीचड़ इस डायरेक्शन में निकलेगा बिल्कुल टेंजेंट। तो ये कीचड़ किस वजह से निकलता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। बस सिंपल इतना याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया। लेकिन टेट का जितना भी इतिहास रहा है, हमेशा इन दो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। बस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है, जैसे मैंने एक डेफिनेशन तो नहीं बता रहा इसकी एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि वर्ड आ नहीं रहे, तो इसलिए एग्जांपल से मैंने बता दिया कि जब टायर घूमता है कुछ, आपने देखा कीचड़ बिल्कुल टेंजेंट पीछे निकलता है, तो ये क्यों निकला पीछे को? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अब यस और नो कीजिएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन, क्लियर हुए? यस और नो? क्लियर हुए? यस और नो? एक, सभी को क्लियर हुए? बताओ, कहीं पे कोई डाउट अभी पूछ लो। एक नंबर का काम है और आना है, एक नंबर का काम है और आना है, पता है हमें क्या आएगा। चलो भाई, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंगो खाना किस किस को पसंद? सभी को पसंद है ना, फलों का राजा। मैंगो का पेड़ देखा होगा। लेट, ये यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, ये लो भाई मैंगो का पेड़, ठीक है, ये लगे हैं यहाँ पे मैंगो, ठीक है, ये लगे हैं यहाँ पे मैंगो। हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, हम सभी खड़े हैं यहाँ पे। हमने मारा इसको, मतलब पत्थर नहीं, हम इस पेड़ को हिलाएंगे या इस टहनी को हिलाएंगे सारे। सबने जोर लगाया और इस टहनी को हिलाया, इसकी टहनी जैसे हिलाई, ये मैंगो तो भाई नीचे आ गए, हमारे पास आ गए। हम हो गए सारे खुश, हम हो गए सारे खुश। लेकिन हमारी खुशी जो है एग्जामिनर को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बोला कि मैंगो तो आपने तोड़ दिए, मैंगो तो आपने नीचे गिरा दिए, लेकिन मैंगो आप तभी खा पाओगे जब आप बताओगे ये किसकी वजह से नीचे गिरे। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या न्यूटन थर्ड लॉ? बताओ। बताओ, 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 बताओ। सोचो समझो, जो थ्योरी हमने पढ़ी अप्लाई करो कि किसकी वजह से ये जो मैंगो है ये नीचे गिरे होंगे, तभी मिलेंगे खाने को, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तभी नंबर मिलेगा एग्जाम में एक, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तभी मैंने कहा थ्योरी भी पढ़ो, लेकिन एमसीक्यूज ज्यादा सोचो। दो ही तो ऑप्शन है, चलो एक तुक्का लगाओ आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। या तो इनर्सी ऑफ रेस्ट होगा या तो इनर्सी ऑफ मोशन होगा। इनर्सी ऑफ डायरेक्शन तो हो नहीं सकता, न्यूटन थर्ड लॉ तो हो नहीं सकता, होगा पहला ही लॉ। अब मुझे बताओ, इनर्सी ऑफ रेस्ट और इनर्सी ऑफ मोशन क्या लग रहा है आपको? क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग बोलती है? कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। गलत होगा फिर एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे, ठीक होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ, सिनेरियो आपके सामने है। मैंगोज है, टहनी को हिलाया, टहनी हिलाया तो मैंगो नीचे गिर गए, ठीक है, मैंगो नीचे गिर गए, हमारे पास आ गए, लेकिन कंडीशन लग गई भी मैंगो खाने को तभी मिलेंगे जब आप बता पाओगे, जब आप बता पाओगे। इनर्शिया मोशन, थोड़ा सा आराम से सोचो, आराम से सोचो। मैंगो है या ये है मान लो टहनी, ये है हमारे मैंगो, है ना? इतनी ही ड्राइंग आती है मुझे, इससे ज्यादा अच्छी मैं नहीं कर सकता, है ना? बिल्कुल ठीक, मीनाक्षी का आंसर बहुत सही है। इनर्सी ऑफ रेस्ट, आराम से सोचो क्यों इनर्सी ऑफ रेस्ट। देखो, मैं टहनी हिलाई, जैसे ही टहनी हिलाई तो टहनी ने अपनी पोजीशन छोड़ी,
टहनी क्या छोड़ेगी? अपनी पोजीशन छोड़ेगी। लेकिन मैंगो की टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहने की है क्योंकि ये लटके हैं उसके ऊपर। तो इनकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की। मैंने मैंगो नहीं हिलाए, मैंने ये टहनी हिलाई। टहनी जैसे ही हिलेगी, मैंगो का क्या है? टहनी ऊपर चलेगी, लेकिन मैंगो की टेंडेंसी इसी पॉइंट पे रहने की। जब उसकी टेंडेंसी उसी पॉइंट पे रहने की है, तो हमने तो टहनी ऊपर भेज दी हिला के। टहनी गई ऊपर, टहनी आ गई मोशन में। लेकिन मैंगो तो रेस्ट में थे, इनकी टेंडेंसी रेस्ट में रहनी थी, इसलिए टूट गए। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, तो ये क्या कहलाया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाया। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिनका ये आंसर सही हुआ उनको मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मैंगो वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये मैंगो वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब इसके थोड़ी सी पीपीटी भी देख लेते हैं। ये था हमारा न्यूटन का पहला लॉ भाई। हाँ, इसके साथ दो बातें और, एक और। देखो, जहां जहां जो जो क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोशन की असली डेफिनेशन कौन सा लॉ बताता है? मोशन की असली डेफिनेशन कौन सा लॉ बताता है, या फोर्स की असली डेफिनेशन कौन बताता है? हमें लगता है कि न्यूटन सेकंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन याद रखना, न्यूटन का पहला लॉ फोर्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी आया था कि ये जो पहला लॉ है ये कैसे डेफिनेशन है? तो ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। जैसे आपने साइको में पढ़ा होता है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वैसा ही यहाँ पर फिजिक्स में भी है, इनके मोशन में, फोर्सेस, लॉस ऑफ मोशन में। ये जो न्यूटन का पहला लॉ है ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। सेकंड लॉ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, वो आगे बताऊंगा। है ना? पहले थोड़ी सी इसकी पीपीटी देख लो भाई। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाया, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल सा वही लिखा है इसमें, ये बस जस्ट बाद में आपको रिवीजन करने के लिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है वो मोशन में रहेगी, अनलेस अनटिल बाहर से कोई फोर्स ना लगे। इट एस्टेब्लिश दैट मोशन डज नॉट रिक्वायर अ फोर्स। ये क्वेश्चन भी टेट एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। क्वेश्चन बता क्या आया था, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन आया था, किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए या किसी एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत होती है? आपको तो लगेगा हाँ होती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में अगर इस पेन को मैं ऐसे फेंक दूं तो ये कुछ टाइम बाद रुक जाएगी। इसको मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, आपकी बात हो रही है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की। क्या पढ़ा हमने? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है रेस्ट में रहेगी, मोशन में मोशन में रहेगी। अर्थ के ऊपर चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन है, यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये कोर लॉजिक है कि किसी भी मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए डज नॉट रिक्वायर एनी फोर्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो आप देख लो। ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इससे मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के बता दिए, और ये पूछे जा चुके हैं। और एस्पायरेंट्स को, जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम को न्यूटन पहला लॉ पढ़ा होता है, फिर भी ये सारे क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ना तो इनर्शिया के बारे में पढ़ा जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ना तो रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ा जहां से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बस डेफिनेशन पढ़ ली, काम हो गया। तो डेफिनेशन पढ़ के काम नहीं होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो डीप, देखो कितना पूछा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए? आपको लगेगा बिल्कुल चाहिए। नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म में रहने के लिए, मोशन में रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट किया है। बाकी डेफिनेशन तो आपको वही है जो मैंने बोली। ठीक है, अब बात इनर्शिया की भी आ गई। न्यूटन पहले लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यहां पर मैंने अलग से भी लिख दिया है, बाकी इतनी पढ़ने की नीड आपको नहीं है। ठीक है, ये है वो की कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट स्टम्बर, है ना, जिद्दी है कि रेस्ट में है तो मैं रेस्ट में रहूंगा, मैं मोशन में हूं मैं मोशन में रहूंगा, मेरी मर्जी। बस इस कॉन्सेप्ट पे काम करना, ऐसे सोचना, काम हो जाएगा। ये था पहला लॉ आपका। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीनों चीजें, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, और मोशन का है टेंडेंसी टू रिमेन कांस्टेंट वेलोसिटी, और डायरेक्शन का है कि वे स्ट्रेट पाथ, टेंडेंसी टू मेंटेन अ स्ट्रेट पाथ। जो मैंने बातें बताई वही है यहाँ पर।
ठीक है, जैसे एक पढ़ लो रेस्ट का, व्हेन बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर जर्क बैकवर्ड, कहा ना मैंने, भाई मैं बैठा हूँ बस चल पड़ी, मैं गिरा पीछे, अब मैं हूँ जिद्दी, मुझे रहना था रेस्ट में, लेकिन बस तो चल पड़ी आगे, इसलिए मैं पीछे गया, तो किसके वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। तो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ना कि इसकी सीधी डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो ये बस याद रखना मेजर कॉन्सेप्ट, जो एनसीईआरटी के प्रिस्क्राइब्ड एग्जांपल है, ये मैंगो वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हो सकता है आपसे कारपेट वाला भी पूछ लिया जाए, हो सकता है मडी टायर वाला भी पूछ लिया जाए, कारपेट एंड द स्टिक, द मैंगो ट्री और ये मडी टायर, तो ये वाली डेफिनेशन आपने पढ़ लेनी है जब पीडीएफ आपको मिलेगी। बाकी इसके जो पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। अब मुझे बताओ, कहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन बन रहे हैं आपको पता चला, और ये याद हुए, और हर एक चीज का पता चला, रेस्ट मोशन, इनर्शिया, डायरेक्शन का, यस और नो चाहूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक नंबर पक्का है आपका, पहले लॉ से, यहां से क्वेश्चन बने हैं, बार बार बने हैं। चलो भाई, अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूटन के दूसरे लॉ की। किसकी बात करेंगे, न्यूटन के दूसरे लॉ की। लेकिन न्यूटन के दूसरे लॉ के ऊपर जाने से पहले ना, कुछ मोमेंटम के बारे में आपको बताना चाहूंगा, मोमेंटम के बारे में बताना चाहूंगा, नहीं तो अगर लॉज ऑफ मोशन बताऊंगा थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा, दिक्कत आएगी। अब इसके बाद ना, जितना इंपॉर्टेंट ये पहला लॉ था, उतना ही इंपॉर्टेंट ये लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई, क्योंकि यहां से भी आपके टेट एग्जाम में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है। इस पेज के ऊपर जो पढ़ाऊंगा, बड़े ध्यान से, ध्यान देकर सुनना। मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इसकी डायमेंशनल फार्मूला, मास का केजी, वेलोसिटी का एलटी माइनस वन होता है। ये चीजें तो पता होनी चाहिए भाई। ये जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक यूनिट इसकी क्या हो गई, एम एल टी माइनस वन, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये है लीनियर मोमेंटम। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सीधा रिलेशन बताऊंगा, निकला कैसे वो नहीं बता रहा, ठीक है। तो चलो देख लो कैसे निकला, वो भी बता देता हूं, है ना, ताकि पक्का याद हो जाए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, आप सभी जानते हैं, इट इज हाफ एम वी स्केयर, यही काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हाट इज मोमेंटम, एम वी, तो मैं क्या करूंगा, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हुआ, हाफ एम स्केयर वी स्केयर बटे एम, तो कितना हो गया, हाफ एम वी। एम वी तो मोमेंटम होता है, पी स्केयर बटे एम। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई भाई, पी स्केयर बटे दो एम के बराबर हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, ना जाने कितनी बार पूछा गया है। या इसको लिख देते हैं, P अंडर द रूट ऑफ दो एम ई, अंडर द रूट ऑफ दो एम ई। व्हाट इज ई, इज द काइनेटिक एनर्जी। देखो यहीं से निकाला, यहीं से निकाला। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जैसे जैसे आगे चलेंगे चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, यहां से भी क्वेश्चन आता है, 100% आता है। तो ये था मोमेंटम हमारे पास। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक मजेदार क्वेश्चन पूछूं आपसे, हो सकता है आपके सारे की कॉन्सेप्ट, आपके जितने भी अभी तक आपने मेरे भी इसके बारे में पढ़ा था, वो टूट जाए कॉन्सेप्शन, ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन कहूंगा मैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। इज दिस वेक्टर क्वांटिटी और इज दिस स्केलर क्वांटिटी, बताओ मुझे। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर होती है या स्केलर होती है, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे भी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बीच में पूछता रहूंगा, बताता रहूंगा, बताओ काइनेटिक एनर्जी वेक्टर वाली क्वांटिटी है या स्केलर वाली क्वांटिटी है, बताना। सोचो समझो बताओ, सोचना तो क्या है, आपको पता लग ही जाएगा। दो ही तो ऑप्शन है, स्केलर वेक्टर, कौन सी क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आया आंसर। और अगर एग्जाम में ये हो जाता ना आंसर आपका गलत हो जाता, मैंने कहा ना कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने सोची नहीं होंगी,
याद रखना, हम हमेशा बोलते गए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। नो डाउट ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में दिस v इज नॉट वेलोसिटी, दिस v इज स्पीड हियर। और अगर स्पीड है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर ये स्पीड है, मास तो इज अ कांस्टेंट, स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इन गिवन चार ऑप्शन में से स्केलर क्वांटिटी बताओ, आपको बोल दिया जाएगा फोर्स हो गया, हमारा मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, एक एग्जांपल और देंगे, तो पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी कौन है। इसको तो हम स्केलर कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो क्या 10th 9th से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर भाई वेलोसिटी, नहीं दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज स्पीड, कहते वेलोसिटी है और कायदे से ये स्पीड होती है। क्लियर, यहां तक जितना पढ़ा है लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड चीजें, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट एग्जाम में कि इन गिवन चार ऑप्शन में से कौन स्केलर है, कौन सा स्केलर नहीं है, या कौन सा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसके बाद चलो आगे चलो, ये सारे ना जो टेट एग्जाम में पूछे हैं वही बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्या करें, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन बन लिया है, हर जगह से क्वेश्चन बन गया है। अब जब बुक मैंने पढ़ी, बुक में तो इतने इतने सारे पेजेस मिलेंगे, तो उनका क्रुक्स रखा है, इसलिए एक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब मोमेंटम की मैं अगर बात कर रहा हूं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी करना पड़ेगी बात, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पता क्या कहता है, डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं, सुन लो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि भाई हमारा जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहना चाहिए हर जगह पे, वो कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब आपको ना एक रिलेशन के ऊपर लेके चलता हूं, मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, आप यस नो करना कि क्या याद आया। जब आप प्लस वन प्लस टू में ना फिजिक्स की क्लास में बैठे थे, आपने एक रिलेशन किया होगा, सुनना, M1 U1 जमा M2 U2 इज इक्वल टू 0, आपने ये वाला किया होगा। एक बॉल हो गया, आपके सर ने बताया होगा, ये बॉल यहाँ पे ऐसे एरो लगे होंगे, यहाँ पे इनका कोलिजन हो गया, फिर उस पर फिर अलग अलग हो गई, कुछ याद आया क्या, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल डेरिवेशन की थी आपने। ये मास होते थे M1 M2, फिर यहाँ पे इनका कोलिजन, यहाँ पे U1 U2, यहाँ पे V1 V2, याद करो, ये वाली डेरिवेशन को याद आई आपको कि हाँ सर ऐसा जैसा किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, आया ना याद, हाँ जी। मैं उसी रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसको तो यहाँ पे नहीं करवाऊंगा ना डेरिवेशन को, बस आपको ना कनेक्ट करने के लिए कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ। सुनना ध्यान से मेरी बात को, यहां से भी क्वेश्चन बड़े पूछे गए हैं एग्जाम में। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन बनता है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू 0 होता है। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रिक्वायर्ड वेलोसिटी का, ये है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, v इज इक्वल टू माइनस एम डॉट वी बटे एम। सुनना ध्यान से, v इज इक्वल टू माइनस एम डॉट वी बटे कैपिटल एम। व्हाट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये होती है कि भी जब यहां से गोली मारूंगा, जब यहां से गोली मारूंगा, पीछे की तरफ आती है, या तो बड़ी गन वाली जिसको यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है, बड़ी गन AK-47 ले लो, जब उससे फायर करते हैं तो पीछे की तरफ जर्क लगता है, जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। व्हाट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्यों होती है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मैंने कहा ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को जीरो रखने के लिए वो पीछे की तरफ रिक्वायर्ड होती है। हमें उससे इतना डीप जाना ही नहीं है, इतना डीप जाने के लिए प्लस वन प्लस टू पढ़ना पड़ेगी आपको अच्छे से फिर से। ठीक है, हमारा काम बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये कैपिटल वी स्मॉल वी बटे कैपिटल एम। कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है, सुनो ध्यान से, ये कैपिटल वी है गन की वेलोसिटी, स्मॉल वी है बुलेट की, याद रखना इसको हमेशा, स्मॉल एम है बुलेट का मास, कैपिटल एम है गन, गन का मास। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा, लिख लो, लिख लो मेरी इस बात को। अगर क्वेश्चन कैट एग्जाम में नहीं आया तो मुझे कहना, रिक्वायर्ड वेलोसिटी का या तो फॉर्मूला पूछा जाएगा या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी, बोलो मेरे साथ, माइनस एम डॉट वी बटे कैपिटल एम। स्मॉल एम इज द इस बुलेट का मास, ये जो बुलेट गई, v इज द उस बुलेट की वेलोसिटी बटा कैपिटल एम इस गन का मास, और यही पूछा जाएगा इस गन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो होती है
वी एम निकला पता कहां से? जो मैं कह रहा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ऐसे एम वी प्लस स्मॉल एम वी इज इक्वल टू जीरो। ये गन, ये बुलेट, तो कैपिटल एम वी माइनस स्मॉल एम वी, व्हाट इज वेलोसिटी? माइनस एम वी बटे कैपिटल एम। मुझे इन फार्मूला में डेरिवेशन में नहीं जाना है, मुझे आपको जस्ट फार्मूला बताना है। तो ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट जब उड़ती है ऊपर की तरफ, वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करती है, ये भी पता होना चाहिए। वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर काम करती है। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? करवा लूं? ये है एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। रिक्वायरिंग ऑफ अ गन, रॉकेट प्रोपल्सन एंड कोलिजन। हमें लगता है रॉकेट प्रोपल्सन, रिक्वायरिंग ऑफ अ गन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कायदे से होता है न्यूटन थर्ड लॉ भी, लेकिन अगर ऑप्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, आपका ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होना चाहिए, ना कि न्यूटन थर्ड लॉ। है उसी का कॉन्सिक्वेंसेस, उसी से रिलेटेड है, लेकिन आंसर आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना है। अब बताओ, यहां तक चीजें क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर? बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वाला कॉन्सेप्ट, आता है एग्जाम में। बताओ, यहां तक चीजें क्लियर? कर ले आगे, सेकंड लॉ कर ले, या नेक्स्ट टाइम सेकंड लॉ भी कर ले, फिर थर्ड लॉ है, या नेक्स्ट टाइम? क्या टाइम हुआ? 10 मिनट है अभी। बोलो। इतना रहता है ना? ये हो गया हमारा सेकंड लॉ, फिर हो गया उसकी एप्लीकेशन, न्यूमेरिकल। काफी है ना, काफी है, टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं ना इसको, ऐसा हमें जल्दी कोई नहीं है। बस हाँ, इतना है कि देखो, ये जो काम किया ना इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये जो काम किया उसको अच्छे से पढ़ लेना। पीडीएफ में ये पूरी दे दूंगा आपको, पीडीएफ ये मैं पूरी ही दे दूंगा आपको, लेकिन ये वाला काम हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है? ये वाला हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई नहीं, इसको बाद में करवा लो। ठीक है, पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ लेना। चलो भाई, आज के सेशन में इतना ही करेंगे। तो फिजिक्स की ये दूसरी यूनिट थी, अच्छे से पढ़ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, वेलकम आयुषी। बस पढ़ते रहे अच्छे से, और हाँ, एक वीक हमारा पूरा हो चुका है, कल संडे है, संडे को क्लासेस नहीं होगी, और इसके बाद ना रैंडमली अब आपको कॉल्स आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो मैंने पहली क्लास में कहा था, कभी कभी बीच में महीने की या तो एक बार या तो महीने में 2 बार कॉल जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद लाइव क्लास में आने के लिए। अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूंगा अब आपसे आपकी जीके की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।